हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्रतिबल और विकृति के नाम से जानी जाती है। और ये टॉपिक आपके प्रत्यास्थता जो चैप्टर है, या आप ये कह सकते हैं कि ठोसों का जो यांत्रिक गुण होता है उसके अंतर्गत ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है। कल जैसा कि हम लोग इसके पहले जो प्रत्यास्थता पढ़े थे, प्रत्यास्थता की सीमा पढ़े थे, फिर उसके बाद आपको हम विरूपक बल बताए थे, प्रत्यानयन बल बताए थे, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसको खंडों में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको सारी बातें हम अच्छे ढंग से बता सकें और आप सारी बातों को अच्छे ढंग से सुन सकें, समझ सकें और उसका एक अच्छा सा नोट्स बना सकें। तो आज बच्चों हम लोग प्रतिबल और विकृति के बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या है प्रतिबल और इसके प्रकार क्या है, किस प्रकार से प्रतिबल को हम डिफाइन करेंगे, इसके प्रकार को डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, और उसी प्रकार से विकृति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज प्रतिबल का अध्ययन करेंगे। प्रतिबल प्रतिबल बच्चों, प्रतिबल जो होता है इसको अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस, ये तो प्रतिबल के बारे में बताया जाता है। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बहुत ही सिंपल है। प्रतिबल का मतलब होता है एक प्रकार का दबाव। कहने का मतलब प्रतिबल क्या है, अगर आप साधारण रूप से देखना चाहें कि प्रतिबल क्या है, तो प्रतिबल का मतलब होता है एक दबाव। दबाव का मतलब क्या होता है, आप जैसे किसी चीज को दबाते हैं एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए पुश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको हम दबाएं, तो दबाने का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको दबाते हैं तो हम यहाँ एक प्रकार का फोर्स लगा रहे हैं, एक प्रकार का बल लगा रहे हैं। ये मार्कर भी हमारे ऊपर एक प्रकार का बल लगा रहा है, वो भी उल्टा, कहने का मतलब विपरीत दिशा में। तो कहा जाता है कि प्रतिबल जो होता है सामान्यतः एक प्रकार का दबाव होता है, लेकिन प्रतिबल को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, छोटा सा डेफिनेशन है, आप लोग इसको आराम से याद भी कर सकते हैं कि बल ये क्या है, एक प्रकार का दाब है। प्रतिबल एक प्रकार का दाब है। और कैसा दाब है, एकांक क्षेत्रफल जो हम दाब लगाते हैं या जो बल लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। इसको हम ऐसे भी फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रतिबल जो होगा वो प्रतिबल बराबर क्या होगा, बल अर्थात बल लगा रहे हैं, बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल है तो हम एक बल बटे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके हम मात्रक की बात करें कि प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका, बल का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अर्थात ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अगर इसके हम बीमा की बात करें, कभी कभी जब हमसे पूछता है प्रतिबल के बारे में तो हमें एक पूरा बात लिखना पड़ता है कि प्रतिबल क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या होती है। तो बल की बीमा आप लोग जानते हैं, m घात 1 l घात 1 t घात -2, ये बल की बीमा है। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, l स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे यल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m घात 1 और यल घात ये हो जाएगा -1, चूंकि ये यहाँ +2 है, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और +1 -1 हो जाएगा। और ये पहले से t घात -2 है ही है, ये हो जाएगा प्रतिबल की बीमा। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबल क्या है, प्रतिबल एक प्रकार का एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहेंगे। आप बल की जगह पर यहाँ पर प्रत्यानयन बल कर ले तो शायद और अच्छा हो जाएगा, वाले लगने वाले प्रत्यानयन बल। कल हमने इसकी चर्चा किया था कि प्रत्यानयन बल क्या है। हमने आपको बताया था कि जैसे
विरूपक बल, एक तो विरूपक बल होता है, जैसे अगर किसी भी कोई भी पदार्थ है अगर उस पर हम बल लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, तो आकार में परिवर्तन कर देने वाले बल को विरूपक बल कहते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं तो वो पदार्थ या वो वस्तु भी हमारे ऊपर एक प्रकार का बल लगाती है, तो जो उल्टा विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। तो ये आपका प्रतिबल क्या है, एक प्रकार का प्रत्यानयन बल है जो कि एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। अगर एकांक क्षेत्रफल नहीं कहेंगे तो क्या होगा, तब वहां पर डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल को हम लिखेंगे, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। चूंकि एकांक बल लग रहा है तो बल बटा क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल है। मात्रक, इसका बल का मात्रक न्यूटन होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और बीमा भी इसका बल की बीमा होती है ml/-2 और क्षेत्रफल की बीमा होती है एल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ml/-1 t/-2 इसकी बीमा हो गई। ये तो हो गया प्रतिबल। इसके बाद आता है प्रतिबल के प्रकार। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, हम लोग एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रतिबल के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है और एकेडमिक में भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिबल के प्रकार आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए और इसको नोट भी करते जाइए। प्रतिबल के प्रकार, आइए प्रतिबल के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखा जाता है नॉर्मल रूप से प्रतिबल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, नाम आप जरूर लिखते जाएं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा है आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल। और चौथा है स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय या इसी को अपरूपण भी कह सकते हैं, अपरूपण प्रतिबल। दोनों एक ही चीज है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबल जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल, तीसरा है आयतन प्रतिबल और चौथा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब एक एक करके इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। आइए देखिए बच्चों, जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है कि प्रतिबल तो हम आपको बता ही चुके हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को या विपरीत बल को हम प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि जब किसी भी पदार्थ पर लंबाई की दिशा में, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि लंबाई की दिशा में जो प्रतिबल लगता है उसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य का संबंध होता है लंबाई से, वस्तु की लंबाई से। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होगा तो यहां लिखेंगे जब प्रतिबल वस्तु के लंबाई के अनुदिश या दिशा में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब प्रतिबल वस्तु के लंबाई के अनुदिश होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। सिंपल सा यहाँ पर बात है, आप देख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य का मतलब होता है ये लंबाई से संबंधित होता है। आप कह सकते हैं, आप इतनी बात अगर याद रखेंगे कि अनुदैर्ध्य का संबंध लंबाई से है, वस्तु की लंबाई से है, तो आप इसका डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं कि जब प्रतिबल वस्तु की लंबाई के अनुदिश होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, उसको हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए हम दबाते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी।
तो कम होगी, दबेगी, तो अंदर से भी एक बल बाहर की ओर लगेगा। तो जो बाहर की ओर प्रत्यानयन बल लग रहा है वो क्या हो रहा है, लंबाई के अनुदिश लग रहा है, इसलिए उसको हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। या इसको हम मान लीजिए खींचते हैं, तो खींचते हैं तो हम बाहर की ओर बल लगा रहे हैं, तो एक बल अंदर की ओर लगेगा। तो जो बल अंदर की ओर लगा, क्योंकि हम इसको बाहर खींच रहे हैं, तो बाहर की खींचने पर क्या होता है, एक बल तो बाहर हम लगा रहे हैं, दूसरा बल क्या हो रहा है, अंदर की ओर भी लगेगा। तो जो अंदर की ओर विपरीत बल लग रहा है वो भी लंबाई की ही दिशा में लग रहा है, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे, हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज आप लंबाई, जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, रस्सी अगर है तो रस्सी को अगर हम पकड़ के लटकते हैं तो लटकने से क्या होता है, उसकी लंबाई के अनुदिश क्या हो रहा है, एक प्रकार का बल लग रहा है, और एक विपरीत दिशा में भी बल लग रहा है। तो जो विपरीत दिशा में लंबाई के अनुदिश बल लग रहा है उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनुदैर्ध्य का सीधा सीधा संबंध लंबाई से है, अर्थात जब प्रतिबल जो होता है वस्तु की लंबाई के दिशा में होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। दूसरा जो है वो है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल बहुत ही सिंपल सा, इसका भी एक आप समझ सकते हैं, जैसे नाम से ही क्लियर है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है, लंबवत, अर्थात जब प्रतिबल क्या हो, वस्तु के लंबवत कार्य करे। जब कोई प्रतिबल क्या काम करे, वस्तु के लंबवत 90 अंश के कोण पर जब काम करे तो वहां पर अभिलंब प्रतिबल होगा। आप इसको लिख सकते हैं कि जब प्रतिबल वस्तु के लंबवत कार्य करे तो इसे अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। अभिलंब प्रतिबल का मतलब हुआ कि जब कोई प्रतिबल किसी भी वस्तु पर लंबवत काम करे। लंबवत करने का मतलब आप अगर एक सिंपल सा उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप जमीन में खूंटा गाड़ते हैं। आजकल जैसे बरसात चल रही है तो बरसात में आप क्या करते हैं, जैसे कोई खूंटा गाड़ना हुआ तो आप जमीन पर क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के खूब कचकचा के उसको दबाते हैं। तो 90 अंश के कोण पर वो क्या होता है, एक प्रकार का दबाव आप बनाते हैं। तो 90 अंश के कोण पर जब वो अंदर जाता है तो बाहर की ओर भी एक प्रत्यानयन बल की तरह काम करता है, तो वो भी 90 अंश पर ही काम करेगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वहां पर प्रतिबल कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है। तो ऐसे प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर दीवार में अगर उनको खीला गाड़ना हुआ तो क्या करते हैं, खीला क्या होता है, 90 अंश के कोण पर वो अंदर जाता है, तो बाहर की ओर भी एक बल कार्य करता है, उसी को क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। और वो चूंकि 90 अंश पर जा रहा है इसलिए उसको कैसा प्रतिबल कहेंगे, अभिलंब प्रतिबल कहेंगे। तो आप एग्जाम्पल को चाहे तो आप नोट भी करते चले, मैं आपको बताता चल रहा हूं ताकि देखने पर ही आप समझ जाएं कि कहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, कहां पर अभिलंब प्रतिबल है। यहां पर आप एग्जाम्पल रस्सी खींच के लंबाई में तनाव हो रहा है या उसमें सिकुड़न आ रही है, और यहां पर अभिलंब प्रतिबल में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि अभिलंब प्रतिबल में जो प्रतिबल लग रहा है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर पे आता है आपका आयतन प्रतिबल। इसको भी देखते हैं, नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है, आयतन प्रतिबल। ये आयतन प्रतिबल का संबंध सीधा सीधा किससे है, आयतन से संबंधित है। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के तहत अगर हम ले लें, मान लीजिए इसको हम देखें, मान लीजिए कोई एक बर्तन है, उसमें हम पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें कोई हम बॉल डालते हैं। तो जब बॉल इसमें डालेंगे तो पानी जो होता है ये क्या करता है, इस बॉल पर एक प्रकार का दबाव बनाता है। ये चारों तरफ से एक दबाव इस पर बनेगा, और जब दबाव पानी इस पर बनाता है तो उस दबाव के विपरीत भी, अर्थात पानी इस पर एक बल लगा रहा है चारों तरफ से, तो गेंद भी उस पर एक प्रकार का क्या कर रहा है, बल लगाएगा। इसको क्या करेगा, पानी तो गेंद को दबाना चाहता है, इसके आयतन को कम करना चाहता है गेंद को, लेकिन गेंद के अंदर से भी एक बल काम करेगा जो कि बाहर की ओर काम करेगा, और उसी बाहर की ओर जो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है उसी को वो क्या करेगा, वो गेंद को
भाई बाहर फैलाएगा, पानी उसको अंदर दबा रहा है गेंद को, और जो अंदर से जो बाहर की ओर बल लग रहा है वो गेंद को चौड़ा कर रहा है। तो जो अंदर से बाहर की ओर लग रहा है वो आयतन को चूंकि प्रभावित कर रहा है, गेंद के आयतन को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ऐसे प्रतिबल को क्या कहेंगे? आयतन प्रतिबल। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? आप यहां लिख सकते हैं कि जब प्रतिबल यहां पर लिखेंगे, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, जब प्रतिबल वस्तु के आयतन के संदर्भ में कार्य करे तो इसे आयतन प्रतिबल कहा जाता है। आयतन प्रतिबल कहा जाता है, ये आयतन प्रतिबल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आयतन के रेफरेंस में जब काम करेगा प्रतिबल तो उसको आयतन प्रतिबल हम कहेंगे। जैसे अभी आपको हम गेंद का उदाहरण भी दिए कि पानी में जब कोई गेंद डालते हैं तो पानी उसके ऊपर चारों तरफ दबाव बनाकर उसको छोटा करना चाहती है, गेंद के आयतन को कम करना चाहती है। लेकिन अब गेंद क्या करेगा? उस पानी पर भी एक बल लगाएगा विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, जो गेंद के आयतन को बढ़ाना चाहता है, उसी को हम क्या कहेंगे? आयतन प्रतिबल। इसके बाद चौथे नंबर पे है आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये लास्ट है इसका, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इसी को अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। अपरूपण प्रतिबल, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहा जाए चाहे अपरूपण प्रतिबल कहा जाए, दोनों सेम है। नाम से ही क्लियर है कि जब प्रतिबल क्या होता है? स्पर्श रेखा में लगाया जाए। जब कोई प्रतिबल स्पर्श रेखा में यानी साइड में, आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल का नोक जब घिस जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर एक बल लगा के उसको हम पत्ती से, अब तो मान लीजिए कटर आ गया है, पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग पत्ती से ही, ब्लेड से ही उसको क्या करते थे? छीलते थे। तो जो ब्लेड से हम उसको छील रहे हैं तो बल कहाँ लगा रहे हैं? स्पर्श रेखा में, अर्थात उसके साइड में लगा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि उस पर जो बल लग रहा है और बाहर की ओर जो प्रतिबल लग रहा है वो कैसा प्रतिबल होगा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल होगा, या इसी को अपरूपण प्रतिबल भी कहेंगे। आप जैसे सब्जी छीलते हैं, सब्जी काटना तो क्या हो गया? अभिलंब प्रतिबल हो गया, वहां पर उसको अभिलंब 90 डिग्री पर चक्कू मार रहे हैं। लेकिन जब सब्जी को हम छीलते हैं तो साइड में छीलते हैं तो वो कैसा क्या कहलाएगा? सॉरी, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? जब प्रतिबल वस्तु के पार्श्व यानी अगल बगल, वस्तु के अगल बगल, ऐसा लिख सकते हैं, अगल बगल, या पार्श्व भी लिख सकते हैं। यहां पर पार्श्व का मतलब साइड। जब प्रतिबल वस्तु के अगल बगल कार्य करे तो उसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहा जाता है, ऐसा लिख लें, कहा जाता है। तो बात एकदम क्लियर हो गई। मैंने 4 प्रकार के प्रतिबल की बात की। एक तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य का मतलब लंबाई से है। जब किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश अगर हम प्रतिबल काम करें तो उसको हम क्या करेंगे? उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। अभिलंब प्रतिबल क्या है? कि जब प्रतिबल 90 अंश के कोण पर काम करे तो वहां पर हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल। जैसे मैंने आपको बताया, खूंटा गाड़ते हैं, खीला गाड़ते हैं तो 90 अंश पर होता है, तो वहां पर जो प्रतिबल काम करेगा वो अभिलंब प्रतिबल होगा। आयतन प्रतिबल में हमने आपको बताया गेंद का उदाहरण देके कि क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ को हम पानी में डालते हैं तो पानी उसके चारों तरफ क्या बनाता है? एक दबाव बनाता है। तो उसके विपरीत वो वस्तु भी एक दबाव बनाती है। तो एक आयतन के रेफरेंस में एक प्रतिबल वहां पर निकलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आयतन प्रतिबल कहेंगे। और स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है? साइड में
अगल बगल जो प्रतिबल होता है, जैसे पेंसिल छीलते हैं, आलू छीलते हैं, सब्जी छीलते हैं, तो इस प्रकार से जो प्रतिबल वहां पर उत्पन्न होता है उसको हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक बात और बताना है यहाँ पर आपको, यहीं पे बता दें, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो आपने देखा, ये लंबाई के अनुदिश होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लंबाई में या तो इसको हम खींच के बढ़ा सकते हैं या इसको दबा के छोटा कर सकते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जब लंबाई बढ़ती है, अर्थात जब इसको खींचते हैं तो ये लंबाई इसकी बढ़ती है, तो क्या होगा, वहां पर तन रहा है तो उसको तनन प्रतिबल बोलेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख ले, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, तो थोड़ा सा अनुदैर्ध्य प्रतिबल में दो प्रकार और होते हैं, इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं या इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग इसको देख ले, छूटने न पाए, कभी कभी पूछ लेता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल लंबाई के अनुदिश काम करता है। तो लंबाई में क्या होता है, या तो खींचेंगे या तो उसको दबाएंगे। तो जब खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो तनेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, तनन, तनन, तनन प्रतिबल। तो तनन प्रतिबल क्या है, एक प्रकार का अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, चूंकि इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि, तनन प्रतिबल में क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। और एक होता है कि उसको दबा के छोटा कर दे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, संपीडन, संपीडन प्रतिबल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या तो उसको खींच के लंबा करेंगे तो तनन प्रतिबल हो जाएगा, या तो उसको दबा के छोटा करेंगे, संपीडन करेंगे, तो वहां पर भी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी, लंबाई में कमी। तो जब हम बल लगाकर किसी भी वस्तु की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो वहां पर जो लंबाई में वृद्धि होगी, तन रहा है तो तनन प्रतिबल हो जाएगा, और तनन प्रतिबल भी अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। और जब किसी वस्तु को हम दबा के उसकी लंबाई को कम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो जो है संपीडन प्रतिबल हुआ। अर्थात मान लीजिए जैसे ये कोई सिलेंडर है, यहाँ पर ये कोई सिलेंडर है, ये इसको मान लीजिए हम क्या करते हैं कि इसको खींचते हैं, तो खींचेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसकी लंबाई बड़ी हो जाएगी। तो जब लंबाई में जब इसकी वृद्धि हो जा रही है तो ये कैसा प्रतिबल होगा, तनन प्रतिबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर सिलेंडर है, उसको हम दबा के छोटा कर रहे हैं, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसको हमने दोनों तरफ से दबाव लगाया तो ये हो गया छोटा सा, ये हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपका संपीडन प्रतिबल हुआ और ये आपका तनन प्रतिबल हुआ। तो इसका भी अपना एक स्क्रीनशॉट ले ले, कभी कभी पूछ लेता है, तब हम लोग आगे की चर्चा करें। चलिए, तो इससे हम देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबल और विकृति है, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, विकृति के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। आइए, चलिए, अब प्रतिबल हम लोग पढ़ लिए कि प्रतिबल क्या है। प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य, अभिलंब, आयतन और स्पर्श रेखी। इसके बाद जो आता है वो है विकृति। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विकृति को अंग्रेजी में स्ट्रेन बोलते हैं। विकृति, विकृति का सिंपल अर्थ होता है, आपको हम बता, विकृति चेंजिंग, आप कह सकते हैं कि बदलाव, चेंज, CHANGE, चेंज हो जाना। चेंज कब होगा, जब किसी भी वस्तु पर, जब किसी भी पदार्थ पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो बल लगाने पर क्या होता है कि वह वस्तु, उस वस्तु का आकार जो होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो वस्तु के आकार का बदल जाना ही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। तो इसको आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल, कल हम आपको बताए थे, इसी को विरूपक बल भी कहा जाता है, कहीं अलग नहीं है, आप जानते रहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल या विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु
के आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को क्या कहेंगे? इसी परिवर्तन को विकृति कहेंगे। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, विकृति कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी से नाराज होते हैं तो आप मुंह ऐंठते हैं, घुमा देते हैं, तो घुमा देते हैं तो एक प्रकार की विकृति हो गई। लेकिन फिर से वो मुंह आ जाता है अपनी जगह पर, तो कह सकते हैं कि विकृति के साथ साथ में प्रत्यास्थता का गुण बना हुआ, चूंकि उसका रूप बदला और फिर से अपनी जगह पर आ गया, तो आप कह सकते हैं कि वो विकृति प्रत्यास्थता के रूप में है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो वह वस्तु क्या होती है? अपने आकार में परिवर्तन कर देती है, और वही परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसका एक मोटा मोटा देखें तो विकृति क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। अब परिवर्तन है, अगर विकृति निकालना हो, मान लीजिए विकृति पर क्वेश्चन आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो विकृति पर आप इतना याद रखिए कि विकृति बराबर आप लिख सकते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो बटे प्रारंभिक मान। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए विकृति अगर हमको देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई एक तार है, कोई तार ले लिए, तार को मान लीजिए एक 10 मीटर तार हम ले लिए, 10 मीटर तार ले लिए, ये है, इसको हम खींच के क्या किए? 15 मीटर बना दिए। ये पहले 10 मीटर था, इसको खींच लिए, इस पे बल लगा दिए, कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। तो अब इसमें विकृति हो गई, क्योंकि इसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो विकृति कैसे निकालेंगे? परिवर्तन कैसे आएगा? पहले 10 था, 15 हो गया, तो इसका मतलब परिवर्तन कितने का हुआ? यहाँ पर 5 का हुआ। भाई 10 था, 15 हो गया, 5 हो गया। अब प्रारंभिक मान इसका कितना था? पहले कितना था? 10, अर्थात 5/10 0.5 इसका क्या आ गया? विकृति आ गई। अब चूंकि ये भी लंबाई है, तो मीटर और मीटर कट जाएगा, इसलिए देखा जाता है विकृति की कोई बीमा या कोई मात्रक नहीं होता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि विकृति का मात्रक क्या होता है। जैसे अभी इसके पहले प्रतिबल हम लोग पढ़े थे, तो प्रतिबल का मात्रक और बीमा दोनों होता है, लेकिन विकृति का ना तो मात्रक होता है और ना तो बीमा होती है। क्यों? क्योंकि ये भी लंबाई है, मान लीजिए यहाँ मीटर हम लिख लिए, ये भी लंबाई है, ये भी मीटर, मीटर क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचता है। तो आप कह सकते हैं, एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि विकृति की कोई बीमा या मात्रक नहीं होता है। आप इसको नोट लगा के लिख सकते हैं, होता है। क्यों नहीं होता है? आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज होती है, कैंसिल कर देता है। तो विकृति क्या है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल या विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि विकृति को हम परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, जितना परिवर्तन हुआ वो मान ऊपर रखेंगे, और जो उसका प्रारंभिक मान होगा उससे भाग दे देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे? विकृति निकाल लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके प्रकार पर भी हम लोग चर्चा कर लें। आइए, विकृति के प्रकार बहुत ही सिंपल है। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ साथ आप नोट भी करते चलें। विकृति के प्रकार, चलिए, विकृति के प्रकार, जैसे अभी हम लोग प्रतिबल के प्रकार पढ़े थे, वैसे हम लोग विकृति के प्रकार भी पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहला जो है यहाँ पर भी क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है आयतन विकृति। तीसरा है अपरूपण, नाम वही है, अपरूपण, या आप कह सकते हैं स्पर्शरेखी अपरूपण विकृति, या स्पर्शरेखी विकृति, दोनों कह सकते हैं। और चौथा जो है वो है पार्श्व विकृति। बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई इसमें
लोच पोच नहीं है। अभी हम लोग प्रतिबल के रूप में भी ये सारी चीजें पढ़े, वही विकृति के रूप में भी वही हो जाएगा। अब जैसे पहला अगर देखें अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अभी हमने आपको बताया था कि अनुदैर्ध्य का संबंध क्या होता है, लंबाई से होता है। कहने का मतलब अभी भी बताया कि ये किसका, अनुदैर्ध्य का मतलब संबंध कहां से होगा, लंबाई से होगा, वस्तु के लंबाई से होगा। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, आप कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति जो है अगर पूछा जाए तो वहां पर लंबाई से संबंधित बात होगी। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा, अभी आप फार्मूला विकृति का क्या लिखे थे, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान। तो अनुदैर्ध्य विकृति माने लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, यानी लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आप ऐसा लिख सकते हैं। प्रारंभिक मान का मतलब भाई लंबाई से ही रिलेटेड यहां पर बात होगी, क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति की बात हम लोग कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति जो होगा वो किसी भी वस्तु की जो लंबाई में परिवर्तन होगा और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति। आप परिभाषा भी इससे बना सकते हैं कि किसी वस्तु के लंबाई में जो परिवर्तन होता है और उसका जो प्रारंभिक लंबाई होता है, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति आएगी। इस पर सवाल भी आपसे, न्यूमेरिकल भी हम आपसे करवाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, अंकित प्रश्न भी यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग अगर समझे रहेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, विकृति को आप इस केवल यही समझें कि जो विकृति क्या है, एक चेंज है, अर्थात जो उसमें परिवर्तन होता है उसका प्रारंभिक मान से अगर भाग दे देंगे तो विकृति आ जाएगी। ठीक ठीक सिंपल रूप से यहाँ पर जो एक तो पहला हो गया, दूसरा है आपका आयतन विकृति। एकदम सिंपल वही है आयतन विकृति। एक याद रखें, विकृति याद तो सब कुछ याद। विकृति, आयतन विकृति में क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा आयतन में परिवर्तन, क्योंकि यहां पर आयतन से रिलेटेड है तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। कुछ भी नहीं है यहां पर, बहुत ही सिंपल है प्रारंभिक आयतन। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन और वस्तु का प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, आयतन विकृति होगा। आप एक एक लाइन नोट भी करते चलेंगे, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप उसी से आप उसकी डेफिनेशन बना लेंगे। तीसरे नंबर पे है आपका अपरूपण विकृति। अपरूपण, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है, ये अपरूपण, रूप से संबंधित, आकार से संबंधित होता है। अर्थात अपरूपण विकृति जो होता है वो आकार में परिवर्तन कर देता है। अर्थात यहां पर ये कह सकते हैं कि ऐसी विकृति, जब ऐसा लिखें, जब वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है तो उसे अपरूपण, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपरूपण विकृति में क्या होता है, रूप अपरूपण, रूप का अप हो जाना, अर्थात रूप में परिवर्तन हो जाना अपरूपण विकृति कहलाती है। तीसरा है आपका, चौथा जो है इसमें कोई फार्मूला नहीं है, अगर सवाल भी पूछा जाता है तो आपको अपरूपण विकृति से मान लीजिए जो रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जो प्रारंभिक रूप होगा उसको नीचे रख के उसका अनुपात निकालेंगे तो अपरूपण विकृति भी आ जाएगी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही सेम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति क्या है भाई, इसका संबंध सीधा सीधा व्यास से होता है। अर्थात जब किसी पदार्थ के व्यास में परिवर्तन होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल बगल, साइड में, अगल बगल। पार्श्व जैसे मान लीजिए ये पार्श्व है, ये पार्श्व है, ये पार्श्व है, पीछे पार्श्व, तो ये मान लीजिए मार्कर है, ये सब इसके पार्श्व हैं। तो जब इसका व्यास बदलता है तो पार्श्व का संबंध किससे होता है, व्यास से, व्यास से संबंध। जैसे अनुदैर्ध्य का संबंध लंबाई से, वैसे पार्श्व का संबंध व्यास से होता है। तो पार्श्व विकृति के बारे में क्या लिखेंगे, जब वस्तु के व्यास में परिवर्तन
जब वस्तु के व्यास में परिवर्तन होता है तो इसे पार्श्व विकृति कहा जाता है। आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ पहले छोटा था, उसका जो तना था वो पतला था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका पार्श्व विकृति हो रही है, अर्थात उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसका व्यास बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं उसमें कैसी विकृति हो रही है, पार्श्व विकृति हो रही है। जैसे हम लोग, छोटा बच्चा है, वो छोटा है तो उसका जो है व्यास है, पार्श्व जो है वो कम है, उसकी जो मोटाई है कम है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं वहां पर पार्श्व विकृति होती है। यहाँ पर भी फार्मूला, आप अगर मान लीजिए सवाल पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, प्रारंभिक जो व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, वहां पर आपको सब फार्मूला एकदम सेम है, जितना परिवर्तन होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो प्रारंभिक मान होगा उसको नीचे लिखेंगे। विकृति में आप इतना याद रखिएगा कि विकृति बराबर क्या होता है, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, जैसा कि अभी हम लिखे थे, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान। अगर आप याद रखेंगे तो विकृति आप कोई भी होगा, चाहे अनुदैर्ध्य विकृति हो, चाहे आपका आयतन विकृति हो, अपरूपण विकृति हो या पार्श्व विकृति हो, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आज दो टॉपिक हम लोग प्रतिबल और विकृति को अच्छे ढंग से पढ़े और सारी बातों को हमने आपको बताया। अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सबका लाभ हो जाए, सबको फायदा मिल जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा वो होता है और कहीं ना कहीं हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और आपको और अच्छे ढंग से पढ़ाने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलता रहेगा वीडियो, आप इसको अच्छे ढंग से एक नोट्स बनाते चलें ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। थैंक यू सो मच।